नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 20 अप्रैल 2023 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। जिन जिन लोगों को भी इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। अब देखिए कौन कौन सी न्यूज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई, इंडिया की आबादी चाइना को क्रॉस कर जाएगी मिड 2023 में। इनफैक्ट क्रॉस कर गई है ऑलमोस्ट, ऐसा यूनाइटेड नेशंस का बोलना है। 29 लाख इंडिया की आबादी चाइना से ज्यादा है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर क्वांटम मिशन को यहां पे अप्रूवल दिया गया है। केंद्र की सरकार 6003 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट कर रही है, इसके बारे में बात करेंगे। बॉर्नवीटा रो में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने जब ये बोला कि बॉर्नवीटा नाम की इस एनर्जी ड्रिंक में बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट है, तो बॉर्नवीटा ये जो मॉन्डेलेस इंडिया करके कंपनी है वो उसके पीछे पड़ गई, उसको वीडियो वगैरह डिलीट करनी पड़ गई। इस बात को लेके ओवरऑल इस पर्टिकुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के फेवर में एक बॉडी आई है। वो बॉडी कौन है, इसके बारे में बात करेंगे। स्ट्रे डॉग्स के नंबर को कम करने के लिए, बैलेंस करने के लिए केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकार को कुछ इंस्ट्रक्शन पास ऑन किए, वो क्या है इसको देखेंगे। और एज एप्रोप्रिएट रेटिंग्स फिल्म्स के लिए जल्दी आना शुरू होंगी, क्योंकि सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2030 पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और पास कराने की कोशिश की जाएगी, इसको देखेंगे। फिर एडिटोरियल में इंडिया की लिबर्टी पे एक असॉल्ट हो रहा है, कैसे इंडिया यूएई कॉर्पोरेशन के थ्रू रीजनल फूड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सकता है। गुजरात में जो पेपर लीक की खबरें हैं वो कैसे गुजरात गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, और ओवरऑल क्यों हर एग्जाम में वहां पे करप्शन होता है, क्या गुजरात सरकार ने कुछ किया इसको रोकने के लिए, इसको देखेंगे। कास्ट सेंसस यहाँ पे इतना जरूरी क्यों हो गया, फिर से इसके बारे में बात हो रही है, इसको देखेंगे। इंडिया रशिया टाइज के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात हो रही है, बायलैटरल ट्रेड के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, इसको देखेंगे। तो 5 आर्टिकल्स डिस्कस करूंगा। कर्नाटका इलेक्शंस में यहाँ पे स्किप कर रहा हूं, मुझे लगता है आप खुद मैनेज कर सकते हैं पढ़ के। 5 एडिटोरियल्स में आपको बता दूंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लेक्चर की पीडीएफ नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, अंडरगर्ड। अंडरगर्ड का मतलब होता है सिक्योर और फास्टन फ्रॉम द अंडर साइड, ठीक है ना भाई। मतलब पीछे से ओवरऑल आपको किसी ने पकड़ रखा है, किसी ने बांध रखा है, तो आप बहुत तेजी से हिल नहीं सकते हो, कहीं गिर नहीं सकते हो। जैसे होता है ना, क्लिफ के आगे खड़े हो तो आप बोलते हो कि आप पीछे से पकड़ के रखना, तो पीछे से आपके पास एक बैलेंस है, तो धक्का भी पड़ा तो आप आगे नहीं जाओगे, आप पैर स्लिप हुआ तो आप आगे गिरोगे नहीं। मतलब प्रोवाइड सपोर्ट और अ फर्म बेसिस फॉर। आगे चलते हैं जीएस पेपर 1। एक और बात दोस्तों, मैंने अपनी ऐप बनाई है हर्षित द्विवेदी एजुकेशन। प्ले स्टोर पे जाके आप ओवरऑल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन सर्च मारेंगे, आपको ऐप मिल जाएगी, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर कुछ फ्री वीडियोस भी मैं अवेलेबल करवाऊंगा। देखिए, मैंने वहां पे वैसे तो एक प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स निकाल रखा है, आप चाहे तो उसको ले सकते हो। उस प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स में मैं कुछ एमसीक्यूज की वीडियोस भी जोड़ूंगा। वो एमसीक्यूज की वीडियोस जो कि स्पेशली टेलर्ड मेड एमसीक्यूज है, पहली एक डेमो वीडियो मैं अपने चैनल पे भी डालूंगा। आप जा सकते हैं ऐप में भी कुछ फ्री वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, और बाकी मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए होंगी, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। जो iOS यूजर्स हैं आईफोन वाले, वो माई इंस्टीट्यूट करके एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें ऑर्गेनाइजेशनल कोड डालिएगा PJDDN, और अपने फोन से लॉगिन करके आप मेरी ऐप तक पहुंच सकते हैं, ठीक है भाई। तो एक बार आप इंस्टॉल कर लीजिए, देख लीजिए, आपको शायद कुछ काम की चीजें वहां पे मिल जाए। टेस्ट सीरीज भी वहां पे अवेलेबल है एट अ वेरी ऑप्टिमम कॉस्ट। चलिए, जीएस पेपर 1, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। इंडियाज पॉपुलेशन टू एज अहेड ऑफ चाइनाज बाय मिड 2023 सेज यूएन। तो भैया 2023 के मिडिल तक इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को ओवर क्रॉस कर जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं क्रॉस कर भी गई है, मतलब चाइना के 142.57 करोड़ को इंडिया की पॉपुलेशन क्रॉस करके 142.86 करोड़ ऑलमोस्ट पहुंच जाएगी। ये पहुंच गई ऑलमोस्ट। 29 लाख हमारी आबादी ज्यादा हो जाएगी चाइना से मिड तक। अभी हम लोग चल रहे हैं आपका अप्रैल में, तो मिड मतलब चौथा महीना चल रहा है, तो जून की बात कर लीजिए, तो ज्यादा दूर बचा नहीं है। देखिए क्या है, इतने प्रिसाइज पॉपुलेशन फिगर्स होते नहीं है किसी के पास, तो एस्टिमेशन मेथोडोलॉजी से ही इनको यहां पे एस्टिमेट किया जाता है। तो भैया नंबर 1 पे होगा इंडिया 142.86 करोड़, नंबर 2 पे चाइना 142.57 करोड़, तीसरे पे होगा यूएसए, बहुत पीछे है 34 करोड़। ये बताता है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, जिसको निकाला गया है यूएन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। वर्ल्ड की पॉपुलेशन नवंबर 2022 में 800 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। अब ये सब देख के लगेगा लोगों को कि यार बहुत ज्यादा आबादी बढ़ रही है, ठीक है ना। और दुनिया भर में ये ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है कि भाई सोसाइटीज एज हो रही हैं, बूढ़े लोग ज्यादा हो रहे हैं। तो देखिए क्या है कि भले ही आबादी 800 करोड़ क्रॉस हो गई है, लेकिन अब वो स्टेबलाइज हो रही है, अब वो लो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की तरफ जा रही है। स्लोअर ग्रोथ देखने को मिल रही है हमें दुनिया की बहुत सी कंट्रीज में। केवल 8 दुनिया की ऐसी कंट्रीज हैं जो 2050 तक ग्लोबल पॉपुलेशन में ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेंगी, जिसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इजिप्ट, इथोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। तो ये वो 8 कंट्रीज हैं जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होगी 2050 तक। इनफैक्ट दुनिया की पॉपुलेशन ग्रोथ का जो मेजर हिस्सा है वो यही 8 कंट्रीज करने वाली हैं।
ओके, 2/3 लोग जो रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, वहां पे ओवरऑल लाइफ टाइम फर्टिलिटी 0 ग्रोथ को डिस्प्ले करेगी। देखिए, जब आपका रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट 2.1 है, मतलब एक कपल मिलकर 2.1 बच्चे पैदा करेगा और 0.1 बच्चे ऑब्वियस बात है बीमारी की वजह से या किसी और वजह से मौत हो जाएगी उनकी, तो 2 लोग 2 नई जानों को इस दुनिया में छोड़ के चले जाएंगे। तो इफेक्टिवली जो आपकी ग्रोथ रेट होगी ना पॉपुलेशन की, वो 0 होगी। इंडिया के अंदर बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे लीडर्स ने एक्सेसिव पॉपुलेशन ग्रोथ के चलते 2 चाइल्ड नॉर्म की बात की है। इनफैक्ट आसाम जैसे कुछ राज्यों ने तो एक लीगल लॉ भी निकाल रखा है 2021 में कि अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उनको सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती राज्य में। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस एजेंसी का बोलना है कि इंडिया की जो जनरल पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी से आ गई है कि यार आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, थोड़ा तो देखो आबादी को कंट्रोल करो। लोग खुद सोचने लगे हैं कि भाई आबादी को हल्का फुल्का आपको कंट्रोल करना चाहिए। और इस रिस्पेक्ट में देखिए तो ये जो रिपोर्ट आई है यहां पे, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, इसने ये भी बोला है कि जो सरकार है, सरकार को इस बढ़ती आबादी के साथ जेंडर इक्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए और जेंडर राइट्स पे ध्यान देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंटल लीव प्रोग्राम्स, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट्स, पॉलिसी दैट प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन वर्क प्लेस, यूनिवर्सल एक्सेस टू सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। तो इन सब चीजों पर अलग अलग सरकारों को ध्यान देना चाहिए। इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 50% आबादी 25 साल से कम की है। तो इंडिया के पास एक टाइम बाउंड अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज कर सकें और इसको इकोनॉमिक बेनिफिट्स में बदलें। कैसे? तो ये जो नया स्किल लॉट, नया यूथ हमारे यहां पे खड़ा हो रहा है, इसकी हेल्थ, एजुकेशन और क्वालिटी जॉब्स में इन्वेस्टमेंट किया जाए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। जीएस पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। सेंटर आस्क स्टेट्स टू इन्फोर्स रूल्स टू चेक स्ट्रे डॉग नंबर्स। तो भैया हुआ क्या है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स का एक नया सेट, एक नया जत्था, एक नया डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा। हो रहा है कि इंडिया के अंदर स्ट्रे डॉग्स के द्वारा अटैक बढ़ रहा है। अक्सर कर हमारे सामने वीडियो सीसीटीवी कैमरास की वायरल हो जाती हैं, जहां पे हम देखते हैं कि ये स्ट्रे डॉग्स किसी इंडिविजुअल के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बच्चे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, किसी बूढ़े आदमी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप देखो तो जो नया सेट ऑफ एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के ऊपर कि स्ट्रे डॉग के मीनेस को टैकल किया जाए। 10 मार्च को ये नए रूल्स नोटिफाई हुए थे। टारगेट इनका क्या है? मेंटेनिंग एंड कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स ऑन एलएसजी एंड आरडब्ल्यूए, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रोकेंगे इनकी आबादी को और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन रोकेंगे। देखिए क्या है, एक रूल्स 2001 में बनाए गए थे, ठीक है ना, वो बेसिकली बनाए गए थे प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटीज टू एनिमल्स एक्ट 1960 के हिसाब से। देखिए क्या है कि ह्यूमन प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करके आप स्ट्रे एनिमल पॉपुलेशन की आबादी को कंट्रोल करो, सर्जरी करो, ऑपरेशन करो, बट वो ह्यूमन अप्रोच के साथ से होना चाहिए। और इसके लिए बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स भी थे। अभी जो नए रूल्स आए हैं एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को लेके, स्टेरिलाइजेशन और इम्यूनाइजेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स को लेके, इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक एडिशनल आप कह लो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है उसका ये बोलना है कि अगर आप एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स को लागू कर रहे हो तो उसमें क्रूएलिटी वाला कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। ये जानवर के अंदर भी जान है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। तो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करना है अगर एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स का, तो भाई आपको एनिमल राइट्स भी उसमें मेंटेन करने पड़ेंगे, जानवरों को कम से कम दर्द हो और एक स्टेबल तरीके से स्ट्रे डॉग की आबादी को हम कम कर सकें। बर्थ कंट्रोल, जो कि देखिए ओवरऑल एक कुत्ता और एक जो कुतिया होती है, ये जब बच्चे देते हैं तो बहुत सारे बच्चे देते हैं एक साथ, 6, 7, 8 बच्चे एक साथ देते हैं। तो उसके चलते अगर पॉपुलेशन को प्रॉपर तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं पवई में जिस कॉलोनी के अंदर रहता हूं, मैं आपको बताता हूं, रात में 12-1 बजे एक बार तबीयत खराब हो गई थी तो मैं कुछ दवाई लेने के लिए गया था एक 24 आवर मेडिकल स्टोर पे। मैं बाहर निकला तो मेरी जो रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी है उसके जस्ट बाहर की रोड पे 50 कुत्ते लेटे थे थोड़ी थोड़ी देर पे, उन्होंने मेरे पे भी अटैक किया। तो अब जो अटैक रिपल कर गया। मेरे यहाँ पे बहुत सारे रात में जोमेटो और स्विगी के एजेंट डिलीवरी करने आते हैं, उनको कुत्ते दौड़ा लेते हैं। तो एक्चुअली में स्ट्रे डॉग्स की जो प्रॉब्लम है वो काफी बड़ी है, ठीक है ना। ओवरऑल कोई इंसान डर गया, उनको नहीं पीछे ढकेल पाया तो उसको काट ही लेंगे और वर्स्ट केस है कि उस पर अटैक करके उसकी जान भी ले सकते हैं, जैसा कि हमें कई बार देखने को मिला है। हालांकि बहुत सारे लोगों का, जैसे मेनका गांधी जी का और जो डॉग राइट्स के प्रवक्ता है, उनका यह बोलना है कि ये डॉग्स तभी अटैक करते हैं जब इनके खिलाफ कुछ गलत किया जाए। हालांकि कई बार देखा है कि बाइक वाले चल रहे होते हैं, उसके पीछे एकदम से दौड़ने लगेंगे, अगर बाइक वाला थोड़ा सा भी घबरा गया तो गिर सकता है वो बाइक से। ऐसी चीजें होती रहती हैं इंडिया के अंदर। तो इसीलिए
लोकल अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्ट्रे एनिमल्स की आबादी को मेंटेन किया जाए, कंट्रोल किया जाए। ओके, और अगर कोई वॉल्यूशन होता है, एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो उस पर्टिकुलर मैटर को प्रॉपर तरीके से देखना है। जो डॉग्स इल हैं, बीमार है, मॉर्टली वाउंडेड है, उनको यूथेनेसिया के भी रूल्स यहाँ पे सजेस्ट किए गए। तो लोकल एनिमल बर्थ कंट्रोल मॉनिटरिंग कमिटी के द्वारा एक टीम अपॉइंट की जाएगी, वो ये डिसाइड करेगी कि कौन सा डॉग मॉर्टली इल है, उसको आप कह लो एथिकल तरीके से, मॉरल तरीके से बिना दर्द के यूथेनेसिया दिया जा सके। ह्यूमेन एट इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन हो सोडियम पेंटोबार्बिटाल का, अगर ये कुत्ते जिंदा नहीं रह सकते तो कम से कम प्यार से हम इनको इस दुनिया से विदा करें एक ह्यूमन मेथड के थ्रू। फिर ऐसा बोला जा रहा है नए रूल्स में कि एक एनिमल हेल्थ सेंटर स्थापित किया जाएगा जो कि ओवरऑल डॉग और कैट बाइट से रिलेटेड कंप्लेंट्स को रजिस्टर करेगा और ओवरऑल जो भी प्रिलिमिनरी मेडिकल हेल्प चाहिए उसके बारे में बातचीत करेगा और रिसोर्सेज अवेल करवाएगा। यूथेनेसिया की बात करें तो यूथेनेसिया होता है किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट को, चूंकि उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और वो क्योर हो नहीं सकता, एक पेनलेस दवा देके उसको मार दिया जाए ताकि ओवरऑल इरिवर्सिबल कोमा में चला जाए। मतलब कोई इरिवर्सिबल कोमा में है या उसको बहुत पेनफुल डिजीज है, बहुत दर्द हो रहा है, जिंदा रह नहीं सकता मेडिकल प्रोसीजर्स के बेसिस पे, तो दुनिया से अलविदा करने के लिए उसको एक ऐसी दवाई दे दी जिससे वो चुपचाप से बिना दर्द के दुनिया से चला गया। तो ये जो नए रूल्स हैं ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को बोलते हैं कि आप प्रॉपर फीडिंग स्पॉट्स बनाइए डॉग के लिए। ये फीडिंग स्पॉट्स जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अंदर बच्चे रहते हैं उनसे दूर रखें इन स्ट्रे डॉग्स को। ओवरऑल ऐसे इलाके जहां पे चिल्ड्रन जाते हैं, सीनियर सिटीजन जाते हैं, वहां पे ओवरऑल ये स्ट्रे डॉग्स नहीं होने चाहिए। तो इन सब चीजों की बात यहां पे की गई। नेक्स्ट जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, मोर एज अप्रोप्रिएट रेटिंग्स फॉर फिल्म सून। सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 जल्दी ही मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ऐसा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर का बोलना है। तो 19 अप्रैल को क्लियर कर दिया गया कैबिनेट के द्वारा सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 और इसको जल्दी ही मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट में भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें फिल्म पायरेसी के लिए हार्शर पनिशमेंट रखा है और नई एज कैटेगरीज रखी हैं फिल्म्स को क्लासिफाई करने के लिए, ऐसा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर साहब ने बोला। तो जो ड्राफ्ट वर्जन है सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2022 का, इसको सर्कुलेट किया गया 2021 में। तो उस ड्राफ्ट वर्जन में 3 साल की सजा थी, जेल की सजा अगर आप फिल्म पायरेसी में पकड़े गए, और 10 लाख तक की पेनाल्टी थी अगर आप फिल्म पायरेसी में एंगेज्ड हो। तो फिर सरकार के पास ये अथॉरिटी थी कि वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को ये ताकत दे रहा था कि आप फिल्म को री एग्जामिन करो। तो मान लो किसी पर्टिकुलर फिल्म को अप्रूवल दे दी हुई है सीबीएफईसी के द्वारा, तो उसको दोबारा री एग्जामिन किया जा सकता है अगर उससे रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी चल रही है इस नए बिल के अंदर। तो सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 को यह बिल अमेंड करता है। बेसिकली सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 को अमेंड करने वाला जो बिल है ये 2021 में सर्कुलेट किया गया था। तब से बहुत सारे पब्लिक और इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन हो चुके हैं। अब फाइनलाइज्ड कॉपी इस बिल की इंट्रोड्यूस की जा रही है पार्लियामेंट के अंदर। पहले के एक्ट में क्या था कि 3 कैटेगरीज थी जिसमें ओवरऑल पिक्चर्स को क्लासिफाई किया जाता था। एक तो थी यू कैटेगरी फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड एग्जीबिशन, कोई भी देख सकता है। एक थी यूए कैटेगरी, वो फिल्में जो कि माइनर्स देख सकते हैं लेकिन एडल्ट सुपरविजन के अंदर देखेंगे, अकेले नहीं देखेंगे। और ए वो फिल्में जो कि सिर्फ एडल्ट देख सकते हैं, माइनर नहीं देख सकते हैं। तो बहुत सिंपलिस्टिक अप्रोच थी। इस सिंपलिस्टिक अप्रोच को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया गया है। 2021 का जो ड्राफ्ट बिल है वो यूए वाली जो कैटेगरी है ना जिसमें माइनर्स फिल्म देख सकते हैं एडल्ट्स के साथ, उसको 3 कैटेगरी में तोड़ा है, यूए 7+, यूए 13+, यूए 16+। मतलब वो फिल्में जो 7+ ईयर के बच्चे देख सकते हैं, वो फिल्में जो 13+ ईयर के बच्चे देख सकते हैं, वो फिल्में जो 16+ ईयर के बच्चे देख सकते हैं। तो बेसिकली अगर कोई मैच्योर थीम है लेकिन अगर सेंसिटिव थीम है तो ओवरऑल 16 साल से ज्यादा का बच्चा या 13 साल से ज्यादा का बच्चा उसको देख सकता है। तो अडल्ट सुपरविजन वाला यहाँ पे देखिए, एडल्ट सुपरविजन तो सारे यूएई में होता ही है, बट बेसिकली एडल्ट सुपरविजन वाली फिल्मों में भी बहुत सारी ऐसी मैच्योर थीम्स होती हैं जो बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। इसीलिए ओवरऑल यूए कैटेगरी को 3 में यहाँ पे बांटा गया। ये सब काम शुरू करने के लिए 2017 में फिल्म मेकर श्याम बेनेगल के अंदर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी। उस एक्सपर्ट कमेटी ने भी रिकमेंड किया था कि जो एज रेटिंग्स है ना इसको थोड़ा एक्सपेंड करिए। जो 3 सिंप्लीफाइड रेटिंग स्ट्रक्चर से फिल्मों के, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत है। तो एक्सपेंड तो यहाँ पे किया गया है, लेकिन श्याम बेनेगल साहब ने एक और रिकमेंडेशन दिया था। उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था कि सरकार के पास ताकत नहीं होनी चाहिए, सीबीएफसी के पास ताकत नहीं होना चाहिए कि वो फिल्म में कट कर सके या मॉडिफिकेशन कर सके। कई बार होता है ना, बवाल हो जाता है, या सीबीएफसी को लगता है कि यार इस फिल्म का ये पार्ट थोड़ा ज्यादा वल्गर है, एग्रेसिव है, इसको काट दो, ये फिल्म में नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की ताकत सीबीएफसी के पास नहीं होनी चाहिए, श्याम बेनेगल कमेटी ने बोला था, लेकिन ये ताकत सीबीएफसी के पास रखी गई है। ये श्याम बेनेगल कमेटी की रिकमेंडेशन सरकार ने मानी नहीं।
CBFC की बात करें तो भैया फिल्म सर्टिफिकेशन को देखती है इंडिया के अंदर। स्टैट्यूटरी बॉडी है किसके अंदर बनाई गई है? सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के अंदर पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म को रेगुलेट करती है, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर आती है। और ओवरऑल पब्लिक में फिल्म्स को तभी एग्जिबिट किया जा सकता है जब CBFC का ठप्पा अप्रूवल मिल चुका हो। फिर नेक्स्ट GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज इन इंटरवेंशन साइंस एंड टेक। यूनियन कैबिनेट गिव्स नॉट फॉर 6003 करोड़ क्वांटम मिशन। तो नेशनल क्वांटम मिशन के लिए यूनियन कैबिनेट ने एलोकेट किया है 6003 करोड़ रुपए। यह फंड करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी एंड एसोसिएटेड एप्लीकेशंस। क्वांटम होता क्या है? तो क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट यूनिट ऑफ अ फिनोमिना। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइट की जो सबसे डिस्क्रीट और सबसे छोटी यूनिट होगी वो क्या होगी? वो होगी फोटोन। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी की जो सबसे छोटी यूनिट होगी वो क्या होगी? वो होगी इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली एटम के बिल्कुल बेसिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करके ओवरऑल यहां पे बड़े ही फास्ट लेवल के कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसा काम है जो कि पूरी दुनिया में चल रहा है। दुनिया भर के साइंटिस्ट क्वांटम कंप्यूटिंग में और कंट्रीज क्वांटम कंप्यूटिंग में महारत हासिल करना चाहती हैं और बेसिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से यह काम करता है। तो ऐसे कंप्यूटर बनाए जाएंगे जो बिल्कुल फास्ट हो। आज की जो सबसे तेज मशीनें सुपर कंप्यूटर्स उनसे भी तेज हो, सिक्योर कम्युनिकेशंस कर सकें। बहुत सारे वाइड एप्लीकेशन है क्वांटम कंप्यूटिंग के। यूनियन बजट 2023 में स्कीम को लॉन्च किया गया था 8000 करोड़ खर्चे के साथ। नेशनल क्वांटम मिशन भी लॉन्च किया गया 6003 करोड़ के खर्चे के साथ। तो बेसिकली कंप्यूटर कौन कौन से बनाए जाएंगे? एक तो बनाया जाएगा इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर जो 2 से 50 फिजिकल क्यूबिट्स की स्पीड पे काम चलता है, 3 साल में बनेगा ये। फिर 50 से 100 फिजिकल क्यूबिट्स वाला 5 साल में। फिर 50 से 1000 फिजिकल क्यूबिट्स वाला 8 साल में। नॉर्मल कंप्यूटर्स में जो बिट्स इस्तेमाल होती है वो होती 1 या 0। ओवरऑल क्वांटम कंप्यूटर्स में जो बिट्स इस्तेमाल होगी वो होगी क्यूबिट्स, जिसको आप बोलते हो क्वांटम बिट्स। ठीक है। फिर क्वांटम कंप्यूटिंग के और क्या फायदे हैं? तो सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन किया जाएगा ग्राउंड स्टेशंस के बीच में जो एक दूसरे से 2000 किलोमीटर दूर हैं। तो इंडिया के अंदर 2 ऐसे ग्राउंड स्टेशन जो एक दूसरे से 2000 किलोमीटर दूर हैं, उनके बीच के सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर ओवरऑल अगर आप देखो एक मल्टी नोड क्वांटम नेटवर्क लगाया जाएगा जिसमें बहुत सारी क्वांटम मेमोरी सेव होंगी। देखिए क्वांटम मिशन के जो एप्लीकेशन है वेराइड है और इसके एप्लीकेशंस कितने वेराइड है, जैसे जैसे इस टेक्नोलॉजी में एवोल्यूशन होगा वैसे वैसे हमको पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वांटम मैकेनिक्स इस्तेमाल की जाएगी मैग्नेटोमीटर्स को बनाने के लिए जिनकी एटॉमिक सिस्टम्स में हाई सेंसिटिविटी होती है, एटॉमिक क्लैंप्स बनाने के लिए जो कि प्रिसीजन टाइमिंग प्रोवाइड करेंगे। कम्युनिकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्वांटम मटेरियल्स के फैब्रिकेशन के लिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा, सुपर कंडक्टर बनाने के लिए, नॉवल सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, टोपोलॉजिकल मटेरियल्स बनाने के लिए वगैरह वगैरह। ठीक है। फिर यहाँ पे 4 थीमेटिक टी हब्स बनाए जाएंगे। ये टॉप एकेडमिक और नेशनल R&D इंस्टीट्यूट से बनाए जाएंगे। कौन कौन से डोमेन में? क्वांटम कंप्यूटिंग के डोमेन में, क्वांटम कम्युनिकेशन के डोमेन में, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी के डोमेन में और क्वांटम मटेरियल्स और डिवाइसेस के डोमेन में। तो ये हब्स फोकस करेंगे जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज पे थ्रू बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च और प्रमोट करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एरियाज दैट आर मैंडेटेड टू देम। अभी तक केवल 6 कंट्रीज के पास इस हिसाब की क्वांटम कंप्यूटिंग की कैपेबिलिटी है। इंडिया अगर इस कैपेबिलिटी को डेवलप कर ले जाता है, हमारा क्वांटम मिशन अगर सक्सेसफुल हो जाता है, तो नो डाउट वी विल बी अ वर्ल्ड लीडर इन क्वांटम कंप्यूटिंग। और क्वांटम कंप्यूटिंग में कुछ ही कंट्रीज है, केवल 6 कंट्रीज है जो आगे निकल पाई हैं। ऑब्वियसली बात है यूएस, चाइना, यूके, ये सब कंट्रीज इसमें आ गए। आगे बात करते हैं बॉर्नवीटा रो। फसाई नीड्स एनर्जी शॉट टू रेगुलेट प्रोसेस्ड फूड। अभी जो कैडबरी बॉर्नवीटा की कंट्रोवर्सी हुई थी, रेवत हिम्मत सिंह का नाम का एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसका सोशल मीडिया पे हैंडल है @फूड फार्मर, 1,35,000 फॉलोअर्स थे। इसकी एक पर्टिकुलर वीडियो पे मॉन्डेलिस इंडिया नाम की कंपनी हो गई नाराज। मॉन्डेलिस इंडिया ओन करती है बॉर्नवीटा को। उन्होंने बॉर्नवीटा के शुगर कंटेंट को लेके यहाँ पे कुछ बोला था। ज्यादातर चीजें उसमें सही लग रही थी, लेकिन चूंकि ऑब्वियसली बात है उससे बॉर्नवीटा की एक निगेटिव पब्लिसिटी हो रही थी, तो कंपनी की तरफ से एक 13 अप्रैल को लीगल नोटिस आया। ये डर गए, चूंकि ऑब्वियसली बात है कंपनी बहुत बड़ी है और ये छोटे से इन्फ्लुएंसर हैं, तो इस बात को लेकर उन्होंने अपनी वीडियो डिलीट कर दी। बॉर्नवीटा अगर बात करो तो 75 साल पुराना ब्रांड है, अपने आप को चॉकलेट हेल्थ ड्रिंक बताता है। इंस्टाग्राम पेज पे 4,43,000 फॉलोअर्स हैं। बात यहाँ पे ये हुई है कि इस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर ने भले ही वीडियो डिलीट कर दी हो, लेकिन फिर भी इसके सपोर्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन आया है जिसका नाम है न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट। नापी नाम का एक थिंक टैंक है जो कि न्यूट्रिशन पॉलिसी के ऊपर काम करता है। ओवरऑल इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने इस इन्फ्लुएंसर के फेवर में यहां पे बात की। इसके ऊपर ऑलरेडी विनीत सर एक वीडियो बना चुके हैं, बॉर्नवीटा कंट्रोवर्सी। मेरा नाम हर्षित रिक्सा, सर्च मारी यूट्यूब पे, आपको वीडियो मिल जाएगी।
तो हुआ यह है कि देखिए, नापी ने यह बोला है कि जो बॉर्नवीटा का एडवर्टीजमेंट आया है जनवरी में प्रोडक्ट पैकेजिंग को लेके, वो मिसलीडिंग है। बॉर्नवीटा अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर शुगर कंटेंट को डिस्क्लोज नहीं करता है, और इस बात को लेकर नापी नाम के इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल की है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। इनका बोलना यह है कि बॉर्नवीटा का ये एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को वायलेट करता है। अब इस बात को लेकर फिर से सवाल खड़ा हो जाता है फसाई के ऊपर, फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर। क्या है कि लंबे समय से फसाई एक ऐसे इनिशिएटिव के ऊपर, एक ऐसे डायरेक्टिव रेगुलेशन के ऊपर काम कर रहा है, बातचीत कर रहा है ओवरऑल, जिस रेगुलेशन के अंदर फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग की बात की जा रही है। मतलब जितने भी ओवरऑल हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं या किसी भी प्रकार के एडिबल खाने पीने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर एक फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग होगी, और उस लेबलिंग में साफ साफ लिखा रहना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट में कितना फैट, कितना शुगर और कितना सॉल्ट है। तो इससे क्या है, कंज्यूमर्स इन्फॉर्म्ड चॉइसेस लेंगे। अभी के लिए प्रोडक्ट्स के ऊपर यह नहीं लिखा रहता है कि उसके ऊपर एक्चुअली में कितनी शुगर क्वांटिटी है, कितना फैट है, कितना सॉल्ट क्वांटिटी है। फर्जी तरीके से उसके ऊपर लेबलिंग की जाती है और उसको हेल्दी दिखाने की कोशिश की जाती है। सितंबर 2022 में फसाई ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला था फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग के ऊपर, जिसको आप इंडियन न्यूट्रिशन रैंकिंग बोलते हो। इस न्यूट्रिशन रेटिंग के अंदर एक हेल्थ स्टार रेटिंग होगी पैकेज्ड फूड्स को लेके, जो कि बताएगा कि ओवरऑल उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी है। अगर 1 या 2 रेटिंग है तो लीस्ट हेल्दी है, और 5 रेटिंग है तो हेल्दीएस्ट है। इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से, डिग्री ऑफ प्रोसेसिंग के हिसाब से। परेशानी दोस्तों यहां पे ये है कि इस इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग के अंदर आपको एग्जैक्ट शुगर का, फैट का, सॉल्ट का परसेंटेज कंटेंट पता नहीं चलेगा। आपको बस एक रेटिंग नजर आएगी कि हाँ भाई ये कम हेल्दी है, ये ज्यादा हेल्दी है। अब बहुत सारे ब्रांड्स क्या करते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को हेल्दी दिखाने के लिए अपनी रेटिंग बढ़ा देंगे, बट एक्चुअली में ये नहीं बताएंगे कि शुगर कितना है, फैट कितना है, सॉल्ट कितना है। तो निगेटिव अल्ट्रा प्रोसेस फूड का ये होता है कि थोड़ा बहुत विटामिन मिनरल जोड़ के वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, ड्रिंक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हेल्दी है, बट एक्चुअली में उसके अंदर सॉल्ट या शुगर बहुत ज्यादा होता है या फैट बहुत ज्यादा होता है। तो इस कंटेक्स्ट में फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें एग्जैक्ट कंटेंट लिखा हो शुगर का, फैट का। और इस बात की डिमांड बहुत लंबे समय से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑलरेडी कर रहा है, बट फसाई यहां पे एक्शन नहीं ले रहा है। मैं बता दूं, फसाई का एक्शन बहुत हद तक सरकार की पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है। अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लेबलिंग प्रोफाइल को देखो तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यह बोलना है कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन में अगर कोई मिल्क या डेयरी बेस्ड ड्रिंक है और उसमें 100 ग्राम में 7 ग्राम से ज्यादा शुगर पाया जाता है, तो आप कभी भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं कर सकते। बॉर्नवीटा की और बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के हेल्थ प्रोडक्ट्स, उनकी बहुत सारे ऐड आते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साफ साफ बोल रहा है कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर अगर कोई मिल्क या डेयरी बेस्ड ड्रिंक्स है और उसमें 100 ग्राम में 7 ग्राम से ज्यादा शुगर है, मार्केटिंग उसकी नहीं हो सकती। फसाई का एडवर्टाइजमेंट और क्लेम रेगुलेशन 2018 क्या बोलता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अगर 100 ग्राम में 5 ग्राम शुगर है तो आप उसको लो शुगर कंटेंट बोलोगे। लेकिन फसाई ने यहां पे ओवरऑल आप कह लो एक नॉर्म भी निकाला है कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, चाहे वो डेयरी कन्फेक्शनरी हो, स्वीट्स हो, स्नैक हो, हर 100 ग्राम में 6 ग्राम से ज्यादा का शुगर है, तो उस केस में हाई शुगर का वार्निंग लेबल लगाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर ब्रांड को। लेकिन ये वार्निंग लेबल कोई भी नहीं लगाता है। मतलब फसाई का ये बोलना, एक्चुअली 2020 में फसाई ने 30 फूड कंपनीज के 1306 प्रोडक्ट सैंपल्स को चेक किया, और बेसिकली फसाई का जो डायरेक्टिव है कि अगर 100 ग्राम में से 6 ग्राम से ज्यादा आपके फूड प्रोडक्ट में शुगर है, तो उस केस में आप हाई शुगर वाला वार्निंग लेबल लगा दो प्रोडक्ट के ऊपर। तो जितने भी 1306 प्रोडक्ट चेक किए गए फसाई के द्वारा 2020 में, सब में 100 ग्राम में 6 ग्राम से ज्यादा शुगर था और किसी में वार्निंग लेबल नहीं लगा था। तो फिर एक कोई पैनल था, उसने ये बोला कि काम करो, ये थ्रेशोल्ड को 6 ग्राम से बढ़ा के 36 ग्राम कर दो, 6 गुना कर दो। मतलब अब अगर 36 ग्राम से ज्यादा शुगर है तुम्हारी खाने पीने में या ड्रिंक में, तो ही तुम वार्निंग लेबल लगाओगे। अब ये तो हद ही हो गई। पहले फसाई ने, एक तरफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि 100 ग्राम में 7 ग्राम से ज्यादा शुगर नहीं होना चाहिए, नहीं तो मार्केटिंग नहीं कर पाओगे। दूसरी तरफ फसाई ने 100 ग्राम में से 6 ग्राम बोला था। 6 ग्राम को 7 ग्राम करते समझ में आता। वो 6 ग्राम के ऊपर वाले प्रोडक्ट्स की तो वार्निंग लेबल नहीं लगा रहे थे, ऊपर से एक पैनल बोलता है कि 6 ग्राम को 36 ग्राम कर दो। मतलब 100 ग्राम के प्रोडक्ट में अगर 36 ग्राम से ज्यादा शुगर है तो ही आप हाई शुगर का वार्निंग लेबल लगाओगे। ये तो हद हो गई।
और उसके बावजूद भी देखो तो 20% प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो कि 36 ग्राम वाले लेवल से कम थे, बाकी इससे भी ज्यादा थे। मतलब इस हद तक अनहेल्दी प्रोडक्ट्स हैं हमारे इंडियन मार्केट में, जिसमें 100 ग्राम शुगर में 36 ग्राम शुगर से ज्यादा, और वो आपको पता ही नहीं चल पाती, क्योंकि कोई फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग नॉर्म्स है ही नहीं यहाँ पे। समझ गए आप बात को? तो ये फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग नॉर्म्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो शुगर के कंटेंट को डिक्लेयर करती नहीं है, थोड़ा बहुत विटामिन मिनरल निकाल के बोल देंगी कि भाई ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा, एक रेटिंग दे देंगी, बट एक्चुअली में फैट, शुगर और सॉल्ट कितना परसेंट है, जब तक आप ये नहीं जानते तब तक आप उसकी एक्चुअल यूटिलिटी नहीं जान सकते। फिर नेक्स्ट, अ न्यू असॉल्ट ऑन इंडियाज लिबर्टी। यहाँ पे हमारा करंट अफेयर्स खत्म हो गया दोस्तों, एडिटोरियल शुरू हो रहा है। वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन नहीं दबाया तो दबा दीजिएगा। ऐप भी एक बार इंस्टॉल कर ले दोस्तों, वहां पे भी कोर्स को चेकआउट कर लीजिए। तो amended IT rules will not only diminish the right to question authority and speak truth to the power but also erase civil liberties। देखिए हुआ क्या है यहाँ पे। 6 अप्रैल को केंद्र की सरकार ने एक न्यू सेट ऑफ मेजर्स निकाले इंटरनेट के ऊपर फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए। जो IT रूल्स आए थे 2021 में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड रूल्स 2021, इसमें 2023 में एक अमेंडमेंट किया गया 6 अप्रैल को, और यह बोला गया कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक फैक्ट चेक यूनिट बना सकती है, और वो फैक्ट चेक यूनिट मोस्ट प्रोबेबली प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर बनेगी, और ये फैक्ट चेक यूनिट ऑनलाइन आइडेंटिफाई करेगी कि सोशल मीडिया पे कौन सा कंटेंट फॉल्स है, फेक है, मिसलीडिंग है, जो सरकार से रिलेटेड न्यूज को गलत प्रकार से पब्लिक डोमेन में सर्कुलेट कर रहा है। फिर ओवरऑल सोशल मीडिया इंटरमीडिएट से बोला जाएगा कि इस लिंक को टेक डाउन करो, और अगर वो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट लिंक को टेक डाउन करने से मना कर देती है तो जो सेफ हार्बर के प्रोविजंस आईटी एक्ट के अंदर मिलते हैं सोशल मीडिया इंटरमीडिएट को, वो चले जाएंगे। यहां पे सेफ हार्बर के प्रोविजंस आपको समझा देता हूं। सेक्शन 79 ऑफ द एक्ट, कौन से एक्ट की बात हो रही? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर ही आईटी रूल्स 2021 लाए गए, और इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर एक सेक्शन है सेक्शन 79, जो कि सेफ हार्बर प्रोविजंस की बात करता है। इन सेफ हार्बर प्रोविजंस के अंदर इन सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स को इम्यूनिटी मिलती है। ओके, तो मतलब ओवरऑल लॉ के अंदर अपनी ड्यूटीज को अब्जॉर्व करते वक्त अगर ड्यू डिलीजेंस रखती हैं ये कंपनीज, तो ओवरऑल थर्ड पार्टी के कंटेंट के लिए इन सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर सरकार की फैक्ट फाइंडिंग यूनिट ने यह बोला कि इस पर्टिकुलर कंटेंट को टेक डाउन करो, और अगर उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया इंटरमीडिएट ने टेक डाउन नहीं किया, तो ये सेफ हार्बर प्रोविजन सेक्शन 79 लागू नहीं होंगे, फिर एक्शन इनिशिएट हो सकता है, मिलॉर्ड चालू हो सकता है। ठीक है, यहां पे ये जो आपके 6 अप्रैल 2023 को अमेंडमेंट्स किए गए हैं, ये किसके ऊपर लागू हैं? तो ये इंटरमीडिएट्स के ऊपर लागू हैं। इंटरमीडिएट्स में कौन कौन आता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सर्च इंजन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, सिग्नल, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फिर आपका गूगल हो गया, बिंग हो गया। तो ये सब तरीके के जो इंटरमीडिएट्स हैं, इनके ऊपर ये नियम कानून लागू हैं। देखिए, आईटी रूल्स 2021 में आए थे और ये 2 भागों में बटे हुए थे। इनके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हुई है। ओके, एक तो इंटरमीडिएट्स, सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स, और जो सर्च इंजन है उनको रेगुलेट करेंगे, और वो रेगुलेशन करा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। दूसरा, डिजिटल न्यूज मीडिया और ओवर द टॉप मीडिया। ओवर द टॉप मीडिया में नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, जियो टीवी, इस तरीके की चीजें आती हैं। तो इस प्रकार के कंटेंट के ऊपर जो रेगुलेशन करेगा वो बॉडी होगी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। तो याद रखिएगा, आईटी रूल्स 2021 के अंदर रेगुलेशन 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो है सोशल मीडिया इंटरमीडिएट, जिसको आप इंटरमीडिएट बोलते हो, उनके ऊपर रेगुलेशन करेगा मीटी, और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम के ऊपर रेगुलेशन करेगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो बेसिकली आईटी रूल्स ने ओनर्स ऑब्लिगेशन डाले हैं, और ये ऑब्लिगेशन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। जो आईटी रूल्स 2021 आए थे वही अपने आप में एक वायलेशन था, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि इन रूल्स के अंदर जो इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म थे जैसे व्हाट्सएप, अब व्हाट्सएप से बोला गया कि तुम्हारे फेक मैसेज में जो पहला प्रोपोगेटर है उसके बारे में हमें बताओ। अब व्हाट्सएप अपने आप को क्लेम करता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन मतलब आप जान नहीं पाओगे कि कहां से वो पर्टिकुलर मैसेज का ओरिजिनेशन हुआ। आईटी रूल्स बोल रहे हैं कि ओरिजिन तुम्हें बताना पड़ेगा अगर सरकार तुमसे बोलती है या ओवरऑल कोई जुडिशरी तुमको बोलती है। और उसके ऊपर से एक और अमेंडमेंट आ जाता है यहाँ पे 6 अप्रैल 2023 को, जो कि साफ साफ बोलता है कि सरकार से रिलेटेड न्यूज अगर प्रोपोगेट हो रही उसको हटाने को बोला गया, नहीं हटाए तो सेफ हार्बर प्रोविजंस हट जाएंगे। इस बात को लेकर जस्टिस लुई ब्रैंडी का एक 1927 को ओपिनियन है, जो कि यह बोलता है कि अगर बातचीत के थ्रू, स्पीच के थ्रू फॉल्सहुड
स्पैम न्यूज और फैलेसीज फैलाई जा रही है, तो उसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप और स्पीच के अलाउ करो, इनफोर्स साइलेंस मत रखो। बट इंडिया के अंदर ये लागू नहीं हो सकता। इंडिया डेमोक्रेसी, इंडिया में अगर आपने ज्यादा स्पीच अलाउ कर दी तो बोल बोल के लोग एक दूसरे को लड़ना गालियां देना शुरू कर देंगे। लेकिन कहीं से भी सरकार जो आईटी रूल्स के अंदर एग्जीक्यूटिव डिक्टेट के थ्रू यहां पे ओवरऑल नियम कानूनों को इंपोज कर रही, इंप्लीमेंट कर रही है, ये भी एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, यहां तो ब्लेटेंट रिस्ट्रिक्शन सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं। ये फैक्ट चेक यूनिट जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर बनाई जाएगी, इसको लिमिटलेस पावर दी जा रही सरकार के द्वारा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स की कोई भी ताकत नहीं रहेगी इस फैक्ट फाइंडिंग यूनिट के सामने, जो कि सीधे सीधे सेक्शन 79 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेफ हार्बर प्रोविजंस को हटा दिया जा रहा है। इस बात को लेकर ऑथर कोट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 को। इस पर्टिकुलर जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया। कौन से बेसिस पे स्ट्राइक डाउन किया? कि भैया आप स्पीच के ऊपर जो लिमिट लगाओगे ना, उसके लिए जो लॉ लगाओगे ना, वो वेग नहीं हो सकता और ओवर ब्रॉड नहीं हो सकता। और अभी जो 6 अप्रैल 2023 को अमेंडमेंट आए हैं और उससे पहले जो आईटी रूल्स आए हैं 2021 के, सुहरीत पार्थसारथी साहब बोल रहे हैं कि ये वेग भी हैं और ओवर ब्रॉड भी हैं। पहली बात तो फेक न्यूज की डेफिनेशन नहीं दी गई है यहां पे इन आईटी रूल्स के अंदर, और जो अमेंडमेंट आया है उसके अंदर। उसके बाद ओवर ब्रॉड किस बेसिस पे? तो भाई डेमोक्रेसी के अंदर हर इंसान के पास ताकत है कि वो एक हेल्दी तरीके से सरकार के डिसीजंस को क्रिटिसाइज कर सकता है और सरकार को अकाउंटेबल कर सकता है। ओवरऑल ये फैक्ट फाइंडिंग यूनिट सीधे सीधे सरकार से रिलेटेड न्यूज को हटाने के लिए ब्लेटेंट ताकत अपने हाथ में ले रही है, तो मतलब डेमोक्रेसी का तो यहां पे कोई मतलब ही नहीं रह गया। यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स का वायलेशन किया जा रहा है सरकार के द्वारा इन 2023 के अमेंडमेंट्स को प्रोमुलगेट करके। और सरकार अपने ही कॉज में आर्बाइटर, अपने ही कॉज में फाइनल डिसीजन मेकर नहीं हो सकती, ये भी बात यहां पे बोली जा रही है। तो अगर आपको ये आईटी रूल्स जैसी चीज लेके आनी है या इसके अमेंडमेंट जैसी चीज के लेके आनी है, तो एक प्रॉपर डिस्कशन के बेसिस पे पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन पास होना चाहिए, जिसमें ओवरऑल बिल पास हो, उस बिल को पार्लियामेंट की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाए, पूरा डिस्कशन हो, अमेंडमेंट्स मूव हो और फाइनली फिर वो पास हो, ना कि यहां पे बस एक एग्जीक्यूटिव डिक्टेट की तरह नियम को नीचे इंप्लीमेंट कर दिया गया, जो कि ऐसा यहां पे हो रहा है। तो ये बात बोल रहे हैं यहां पे ऑथर। नेक्स्ट, इंडिया यूएई कोऑपरेशन टू सो रीजनल फूड सिक्योरिटी। अब्दुल नशार अल शाली जो कि एम्बेसडर हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के इंडिया के अंदर, वो इस आर्टिकल को लिख रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की है यहां पे फूड सिक्योरिटी को लेके इंडिया और यूएई के बीच में। देखें क्या बोल रहे हैं। देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अपनी फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करता है ग्लोबल मार्केट से फूड को इंपोर्ट करके, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर इलाका यूएई के अंदर है नहीं, रेगिस्तान है वो। ओवरऑल ट्विन ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके, फूड एक्सेस एंड रेडीनेस टू कन्फ्रंट सप्लाई चेन क्राइसिस इश्यूज। इंडिया दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा फूड प्रोड्यूसर है और एसेंशियल पार्टनर है यूएई के एम्बिशन में स्ट्रेंथन करने के लिए फूड सिक्योरिटी को। तो जो इंडिया यूएई फूड सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, वो मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस से बेनिफिट करती है। इंडिया ने अपने आप को एक ग्लोबल एग्री एक्सपोर्ट पावर हाउस की तरह स्टेटस को बिल्टअप किया है। इंडिया के पास वास्ट ट्रैक्ट्स हैं एरेबल लैंड के, हाईली फेवरेबल क्लाइमेट है, एक लार्ज और ग्रोइंग फूड पॉपुलेशन है, प्रोसेसिंग सेक्टर है। ओवरऑल देखो तो हम अपने ग्लोबल मार्केट्स को डाइवर्सिफाइड एग्री प्रोड्यूस के प्रोडक्ट को प्रोवाइड भी कर रहे हैं। रीसेंट ईयर्स में ह्यूमैनिटेरियन प्रोवाइडर ऑफ फूड की तरह भी उभर के आया है इंडिया ने मैसिव बजटरी आउटलेस किए, बजट में पैसा एलोकेट किया ताकि हम बड़े बड़े फूड पार्क्स इंडिया के अंदर बना सकें। इन फूड पार्क्स के अंदर मॉडर्न सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, गेट टू रिटेल आउटलेट के पूरे प्रोसेस पे ध्यान दिया जाएगा। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यहां पे साइन किए गए हैं। ओवरऑल इससे फूड सेक्टर इंडिया का डेवलप करेगा। ओके, इंडिया की एग्रीकल्चर कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए इंडिया भी कोशिश कर रहा है और यूएई भी उसकी मदद कर रहा है। इंडिया एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाता है जो दुनिया का सबसे बड़ा फूड सब्सिडी प्रोग्राम है। 80 करोड़ सिटीजन्स को सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स देता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया पोषण अभियान, प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। तो बेसिकली शुरू में तो ये बता रहे हैं ये यूएई के एम्बेसडर साहब कि इंडिया क्या क्या अच्छा यहां पे कर रहा है। अब यूएई इंडिया को कैसे मदद कर सकता है? I2U2 फ्रेमवर्क के अंदर इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स की समिट हुई जुलाई लास्ट ईयर में। उस समय पे यूएई ने बोला कि इंडिया के अंदर फूड पार्क्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यूएई की तरफ से आएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी आप कह लो हेल्प कमिट की गई है यूएई के द्वारा। मध्य प्रदेश और गुजरात में 2 फूड पार्क्स बनाए जाएंगे। फिर एक फूड सिक्योरिटी कॉरिडोर साइन किया जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के साइडलाइन पे। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो इंडिया यूएई के बीच में हो चुका है, इसके साथ साथ एक फूड सिक्योरिटी कॉरिडोर भी साइन करेगा इंडिया यूएई, ताकि दुनिया भर की फूड वैल्यू चेन जो कि यूएई से होकर गुजरती हैं, इंडिया भी उसमें एसिमुलेट हो सके और उससे बेनिफिट कर सके।
यूएई की अगर आप लोकेशन देखो तो बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो अगर इंडिया को अपने आप को अफ्रीकन मार्केट से, लैटिन अमेरिकन मार्केट से, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट से कनेक्ट करना है तो यूएई एक बड़ी सी जबरदस्त ट्रांसपोर्ट हब और लॉजिस्टिक्स सेक्टर की तरह काम कर सकता है। ओके, हाई वॉल्यूम ट्रेड ऑफ फूड्स को टैकल कर सकता है यहां पे यूएई, और अगर यूएई का एक्सेस इंडिया के पास है तो इंडिया अपने एग्रीकल्चरल ट्रेड को दुनिया भर में पहुंचा सकता है। ये बात यहां पे बताई जा रही है। तो अमीरातीज अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को, जो कि एशिया और यूरोप के बीच में, उसको इस्तेमाल करके इंडिया के खाने को दुनिया भर में पहुंचा सकते हैं। और मदद के रिस्पेक्ट में यहां एम्बेसडर साहब बोल रहे हैं कि दुबई का जो मल्टी कमोडिटीज सेंटर है, जो यूएई का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड जोन है, इसने लॉन्च किया है एग्रीओटा। एग्रीओटा एक एग्रीकल्चर ट्रेडिंग और कमोडिटी प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया के फार्मर्स को यूएई की फूड कंपनीज के साथ जोड़ेगा। तो एग्रीओटा मिलियंस ऑफ इंडियन फार्मर्स को यह अपॉर्चुनिटी देता है कि वो पूरे के पूरे यूएई के फूड इकोसिस्टम को एक्सेस कर सकें, चाहे वो कंपनीज हो, ट्रेडर्स हो, होलसेलर हो। अमीराती स्टोर्स में इंडियन फार्मर्स अपना सामान बेच सकते हैं। एक कंसोर्टियम ऑफ यूएई बेस्ड एंटिटीज $7 बिलियन खर्च कर रही है मेगा फूड पार्क्स में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एग्रो कमोडिटीज की डेवलपमेंट में इंडिया के अंदर। तो इस कंटेक्स्ट में मेगा फूड पार्क्स, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसेज, हब्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हब्स ये इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे और यूएई के साथ उनको जोड़ा जाएगा। और कहीं ना कहीं G20 की प्रेसिडेंसी का फायदा उठा के इंडिया यूएई अपनी इनवाइबल स्ट्रैटेजीज को और फ्रेमवर्क को आगे लेके जा सकते हैं ताकि ग्लोबल साउथ यानी डेवलपिंग कंट्रीज की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। फिर गुजरात में एग्जाम पेपर लीक को लेकर एक पार्टी है। 16 अप्रैल को भावनगर पुलिस स्टेशन गुजरात में एक एफआईआर फाइल हुई और बोला कि पूरे राज्य में एक रैकेट चल रहा है जहां पे डमी इम्पोस्टर कैंडिडेट्स मतलब मान लो मुझे एग्जाम देने जाना है एसएससी सीजीएल का और मेरी जगह कोई दूसरा देने चला गया, या मैं 10th का या अपने 12वीं कक्षा का एग्जाम देने जा रहा हूं मैथ का और मेरी जगह कोई दूसरा जाके एग्जाम में बैठ गया, अच्छा परफॉर्म कराया, नंबर अच्छे आ गए। तो ऐसा एक पूरा फुल फ्लेज रैकेट चल रहा है गुजरात के अंदर। 6 लोगों को यहाँ अरेस्ट किया गया है, ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। ये लोग ओवरऑल ठेके पे काम किसी इंपोस्टर कैंडिडेट को देते हैं, वो डमी कैंडिडेट जाके पेपर देता है, नंबर अच्छे आ जाते हैं और इसके लिए पैसा उठाते हैं। एक ओवरऑल इंपोस्टर का काम करने के लिए 5 से 10 लाख रुपए लिया जाता है और जो डमी पर्सन जाके ग्राउंड लेवल पे पेपर देता है उसको केवल 25,000 रुपए दिए जाते हैं। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में पेपर लीक एक मेजर प्रॉब्लम है। जितने भी अलग अलग रिक्रूटमेंट एग्जाम है, शायद ही कोई एक ऐसा रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा जहां पे ओवरऑल करप्शन की खबर निकल के ना आई हो, पेपर लीक की खबर निकल के ना आई हो। इस चीज को रोकने के लिए गुजरात की सरकार ने पास किया है गुजरात पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2023, जिसमें 10 साल तक की सजा दी गई है अगर आप पेपर इंपोस्टिंग में पकड़े गए तो, और 1 करोड़ तक का फाइन आपके ऊपर लगाया जा सकता है फॉर द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑफ पेपर लीक। और ओवरऑल लिखा तो ये जो प्रोविजंस है वो सारे एजेंसीज ऑफ द स्टेट्स पे एप्लीकेबल है जो भी सरकारी एग्जाम्स के कंडक्ट में इन्वॉल्व है। यहाँ पे अभी रिसेंटली अगर आप देखो तो गुजरात के अंदर ये जो जूनियर क्लर्क का एग्जाम था जिसमें 9.5 लाख एस्पिरेंट बैठ रहे थे, 1181 वैकेंट पोजीशन में, यहाँ पे भी पेपर लीक और धांधलेबाजी की खबर निकल के आ रही थी। तो इस कंटेक्स्ट में एग्जाम को यहाँ पे कैंसिल किया गया। तो पिछले कई सालों में म्यूनिसिपैलिटी में, टीचर्स, गवर्नमेंट स्कूल में, क्लर्क फॉर डिस्ट्रिक्ट पंचायत में, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट गार्ड, हर जगह पे पेपर लीक की खबर निकल के आई है। इनफैक्ट गुजरात स्टेट लॉ कमीशन ने राज्य की सरकार की काफी बुराई की कि तुम लोग पेपर लीक इन रिक्रूटमेंट एग्जाम को रोक ही नहीं पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो गुजरात में पेपर लीक की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अब इसको बीजेपी और आरएसएस के साथ जोड़ा जा रहा है, तो ये एक पॉलिटिकल व्यू पॉइंट है। इस पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से बहुत सारे लोग वाक्य रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। एज अ कैंडिडेट आपको इन पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स में ज्यादा नहीं जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट, द कास्ट इंपरेटिव। देखिए, कांग्रेस पार्टी और धीरे धीरे अपोजिशन की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक यूनिफाइड एजेंडा पे आ रही है कास्ट सेंसस को लेकर। इनका ये बोलना है कि भाई कास्ट सेंसस को इंडिया के अंदर कंडक्ट कराना ही चाहिए। मंडल कमीशन रिपोर्ट आई थी 1980 में, वो बेसिकली 1931 के कास्ट सेंसस डाटा पे बेस्ड थी। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही हैं कि आप कास्ट सेंसस लेके आओ। अब समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का कास्ट सेंसस लाने का लॉजिक ये है कि चूंकि ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन दिया गया है, तो अगर कास्ट के रिस्पेक्ट में एससी एसटीज के ओवरऑल नंबर बढ़ गया है तो आप एससी एसटी का रिजर्वेशन ही बढ़ाइए। ये लॉजिक है एसपीआरजेडी का। कांग्रेस का लॉजिक क्या है कि वो अपने सपोर्ट बेस को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो कास्ट सेंसस की बात करें। लेकिन कास्ट सेंसस कंडक्ट करना आसान नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में हुआ तो उसमें बहुत सारी डाटा में इन्फॉर्मिटीज थी जिससे डाटा यूजेबल ही नहीं रहा। 46 लाख डिफरेंट कास्ट, सब कास्ट, उनको ओवरऑल एक जगह पे कंसोलिडेट करना, प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट करना, ये अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में जो गलतियां हुई थी उन्हें हमसे सीखना है।
जो भी कास्ट का डाटा हम लोग कास्ट सेंसस से कलेक्ट करेंगे उनको प्रॉपर तरीके से ओबीसी, एससी, एसटी में डिलिनिएट करना ये बहुत जरूरी है, ताकि जब अगला सेंसस होगा तो उस अगले सेंसस में हम कास्ट डाटा को प्रॉपर सेग्रीगेट कर पाए। अब केंद्र की सरकार कास्ट सेंसस कराने में ज्यादा मूड में लग रही नहीं है। कास्ट सेंसस छोड़ो, 2021 का जो नॉर्मल सेंसस 10 साल पे होता है वो अभी तक यहां पे शुरू नहीं हुआ है, और केंद्र की सरकार कहीं ना कहीं कास्ट सेंसस के आइडिया के अगेंस्ट अवर्ट लग रही है। शायद एक कास्टलेस सोसाइटी केंद्र की सरकार बनाना चाहती है, बट ऑथर ये बोल रहा है कि अगर आप कास्ट सेंसस कराओगे ही नहीं तो कास्ट के नाम पे सेग्रीगेशन और बढ़ेगा, ना कि कास्ट सेंसस ना कराने से कम होगा। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। ओल्ड फ्रेंड्स, व्हाइल स्ट्रेंथनिंग टाइज विद रशिया, इंडिया मेक्स इट स्टैंड क्लियर ऑन वॉर। देखिए क्या है, अभी रशिया और इंडिया टाइज के रिस्पेक्ट में रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर देनिस मंतुरोव मिले किसके साथ? हमारे जयशंकर साहब के साथ। इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्निकल और कल्चरल कॉपरेशन के ऊपर बातचीत हुई। इंडिया और रशिया का बायलैटरल ट्रेड एकदम से सर्ज हुआ है। पिछले साल के कंपैरिजन में 2.6 गुना बढ़ गया, $45 बिलियन पहुंच गया। ज्यादातर यहां पे इंडिया ने जो ऑयल इंपोर्ट किया है रशिया से उसका ही ये पूरा मेजर क्वांटम है, और इंडिया रशिया यहां पे कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल करेंसीज से यहां पे ट्रेड किया जाए और ट्रेड इम्बैलेंस की ताकत को कम किया जाए। मतलब ओवरऑल हम चूंकि रशिया से ज्यादातर इंपोर्ट कर रहे हैं, हम भी प्रोडक्ट्स रशिया को एक्सपोर्ट करें, तो इंडिया प्रोडक्ट्स रशिया को एक्सपोर्ट करे। तो इस रिस्पेक्ट में जो मंतुरोव साहब हैं, जो कि डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर रशिया के, वो बोल रहे हैं कि इंडियन कंपनीज रशिया के रोड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं और रशिया के फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। जयशंकर साहब ने भी जो इंडिया के डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये राय दी है कि आप ओवरऑल रशिया के साथ इंगेज करते वक्त लूप होल्स पे, लीगल लूप होल्स पे, रेगुलेशंस पे ज्यादा मत जाइए। हमें कैसे ना कैसे करके जो भी सैंक्शंस लगाए गए रशिया के ऊपर उसको स्किप करके रशिया के साथ ट्रेड करना है। फिर ओवरऑल इंडिया और यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की यहां पे बात हो रही, निगोशिएशन इसके लिए 2017 में शुरू हुए। अभी के लिए इंडिया रशिया के बीच के रिलेशंस डिफेंस, न्यूक्लियर और स्पेस कॉपरेशन तक लिमिटेड है। हम उसको एक स्टेप आगे लेके जाना चाहते हैं और रशिया भी उसको एक स्टेप आगे लेके जाना चाहता है, क्योंकि पहले जो सप्लाईज रशिया यूरोप से और यूएस से चाह रहा था वो अब उतनी आ नहीं रही हैं। चाइना से सप्लाईज आ रही है रशिया के पास, बट चाइना के ऊपर ओवर डिपेंडेंस नहीं चाहेगा। रशिया अपने ऑप्शंस को हमेशा डाइवर्सिफाई करना चाहेगा और इन्हीं डाइवर्सिफाइड ऑप्शन के लिए वो इंडिया की तरफ देख रहा है। लेकिन इंडिया का इस लेवल पे रशिया के साथ ट्रेड बढ़ाना मुश्किल होगा, क्योंकि रशिया चूंकि यहां पे इंडिया चूंकि रशिया से तेल खरीद रहा है, रशिया को पैसा दे रहा है, तो यूक्रेन बोल रहा है कि यूक्रेनियन ब्लड्स है इंडियन हैंड्स में। अभी रिसेंटली मोदी जी जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और फ्रांस की विजिट पे जाएंगे, तो वहां पे भी मोदी जी के ऊपर प्रेशर पड़ने वाला है कि भाई आप इस लेवल पे क्यों इंगेज कर रहे हो रशिया के साथ। और जो एससीओ की समिट होगी दिल्ली में जुलाई में, उसमें व्लादिमीर पुतिन इंडिया आएंगे। जयशंकर साहब यहां ओपनली बोल रहे हैं कि रशिया इंडिया टाइज आर अमंग द स्टीडिएस्ट ऑफ द मेजर रिलेशनशिप्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अपने आप में बहुत ओपनली वेलकम किया गया रशिया को। मिस्टर मंतुरोव जब इंडिया में आए तो उनके साथ प्रॉपर अलायंस बनाया गया, उनको प्रॉपर तरीके से इज्जत दी गई, और ये सारी की सारी चीजें डेवलप्ड वर्ल्ड देख रहा है। वो कंट्रीज देख रही हैं जो कि यूक्रेन के पीछे खड़ी है रशिया यूक्रेन वॉर में। तो बेसिकली यहां पे ये जो मॉरल और एथिकस्ट अप्रोच लेके चल रहा है यूएस रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया के अगेंस्ट, उसको पूरी तरीके से इंडिया सपोर्ट करता नजर नहीं आ रहा। वो अलग बात है कि मंतुरोव के साथ जो मीटिंग हुई है उसको बहुत ज्यादा फैन फेयर के साथ इंडिया में नहीं दिखाया, बट इंडिया बिल्कुल स्टेडफास्ट लग रहा है अपने इस रेजोल्यूशन में कि हम रशिया के साथ अपने बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाएंगे, हम यूएस की लाइन को टोन नहीं करेंगे। जो हमने ईरान के केस में किया हम रशिया के केस में नहीं करेंगे। अब इसका क्या खतरनाक आप कह लो आउटकम या फिर कह लो बूस्ट बैक आएगा वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, ये देखना बाकी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा जाने से पहले।